नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करने की तैयारी कर रही है और अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस बजट में वित्त मंत्री क्या कुछ लेकर आएंगी अपने पिटारे में, ये पूरे देश की जनता को इंतजार है। खास करके टैक्स स्लैब वाले लोगों को बेतरतीबी से इंतजार रहता है कि इसमें क्या कुछ उनके लिए रियायत मिलने वाली है। पेंशनर समाज खास करके ईपीएफओ से जुड़ा हुआ जो है वो बड़ी संख्या में है, इंतजार कर रहा है कि उनकी पेंशन में क्या बढ़ोतरी होगी। उनकी मिनिमम सैलरी को लेकर भी एक सवाल है, क्या उसकी स्केल जो है वो 15,000 से अब कुछ आगे पीछे होगी। और भी बहुत सारे सवाल इस देश के वित्त मंत्री के बजट से जुड़े हुए हैं, जिन पर हमारे खास मेहमानों के साथ आज हम विस्तार से चर्चा करते हैं। हमारे साथ विजय कुमार बंधु जी हैं जो अटवेवा से हैं, अमरनाथ यादव जी प्रदेश अध्यक्ष पेंशनर्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश से, मनीष मल्होत्रा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं आप, हरिकिशोर तिवारी राज्य कर्मचारी संघ से जुड़े हैं और विनोद फोगला जी हैं टैक्स एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अमरनाथ यादव जी, आपसे शुरू करते हैं। ईपीएफओ की 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को अब कितना करेगी सरकार, सवाल ये है। और सवाल दूसरा ये कि ईपीएफओ पेंशन जो है उसको लेकर क्या इस बजट में आप लोगों की इतने लंबे समय की संघर्ष की मांग कुछ पूरी हो पाएगी, कितनी उम्मीद आप करते हैं? अमरनाथ यादव जी। विजय कुमार बंधु जी जुड़ गए हैं इसी विषय पर। अमरनाथ जी तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं। विजय कुमार बंधु जी, इसी सवाल का जवाब आपसे शुरू करते हैं, क्योंकि इस संघर्ष के अग्रज के रूप में आप लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। 15,000 रुपए की सैलरी लिमिट को कितना कर देना चाहिए और कितनी सरकार से उम्मीदें? पेंशन जो है वो बहुत पुराना बड़ा मुद्दा है। 1,000 रुपए से कितना उसे कितनी गुना तक इस बजट में अपेक्षित है? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका और आपके चैनल का। आप लगातार जनवादी सवालों पर डिबेट करती रहती हैं। आज का जो विषय है, मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि जब भी कर्मचारियों को, शिक्षकों को कुछ देना होता है सरकार को, तो दुनिया भर के आंकड़े और दुनिया भर की कमेटी संशोधन पता नहीं क्या क्या बात करती रहती है। और बजट आ रहा है, निश्चित रूप से शिक्षक कर्मचारी सहित पूरे देश के लोगों को बड़ी उम्मीदें होती हैं बजट से कि कुछ हमें मिलेगा। लेकिन अभी तक फिलहाल जो मैं देख पाया हूँ, मिलने के बजाय हमेशा काटा गया है। और वो नए टैक्सेशन से जो आया है व्यवस्था, उससे तो जो एक भारत की इकोनॉमिक की जो शानदार बचत की व्यवस्थाएं थी, उस बचत की व्यवस्थाओं को बिल्कुल निरुत्साहित कर दिया गया है। और एक भी आदमी इस महंगाई के दौर में बचत करने की स्थिति में नहीं है। और टैक्स जो स्लेब आया है उसको ऐसे बना दिया गया है कि नए रिजीम में आएंगे तो आपको कुछ नहीं होगा, पुराने को हम मानने को तैयार नहीं है। और उस आदमी घूम फिर कर ये स्थितियां हैं। और रही बात पेंशन की, तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार अटेवा एनएमओपीएस सहयोगी साथियों का संघर्ष चल रहा है। लेकिन जैसे सरकार पर जू ही नहीं रेंग रही है कि ये भी एक विषय है और काम सारे सरकारी कर्मचारियों से लेना है। आज एसआईआर का काम चल रहा है, क्या कोई मंत्री या कोई राजनेता या राजनीतिक पार्टी उसको कर रही है? क्या वही कर्मचारी कर रहा है जिसके खिलाफ सरकार रहती है, जिसको देने में उसको दिक्कत होती है। सारे जगहों पर मजमा लगा हुआ है और ना कोई छुट्टियां, संडे के दिन भी लगा दिया जा रहा है, छुट्टियों के दिन भी लगा दिया जा रहा है। मतलब दिन रात कर्मचारी काम करेगा, लेकिन जब उसके हक हुकूक की बात आएगी तो सरकार पीछे हो जाएगी। दुर्भाग्यपूर्ण जरूर है कि तानाशाही सरकार में, इस अपमानजनक वाली सरकार में भी तमाम लोग उसके नुमाइंदे हो जाते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर देश को चला रहा है तो इस देश का जो रीढ़ है वो शिक्षक और कर्मचारी है। उस रीढ़ को बिना मजबूत किए विश्व गुरु जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही अपमानजनक है।
बात ये है कि सरकार को ये मालूम है कि कुछ लोग उनके संपर्क में आकर आपके आंदोलन को कमजोर कर देंगे और इसीलिए आंदोलन इतना गति कभी भी नहीं पकड़ पाया तमाम आप लोगों के प्रयासों के बाद भी। इसलिए ये तो सत्ता का चरित्र होता है, सत्ता के काम करने की कार्यशैली होती है। लेकिन सत्ता की ज़रूरत और मजबूरी भी होती है कि सबको साथ लेकर चले। कितने संकेत ईपीएफओ पेंशन की कितने गुना तक बढ़ोतरी हो सकती है? इसके किस तरह के संकेत इस वक़्त मिल रहे हैं हरिकिशोर तिवारी जी? ऑडियो ऑन करिए हरिकिशोर जी। आवाज आ रही है? हाँ जी, सुन पा रहे हैं। हेलो। आज आपका विषय मैं समझता हूं कि ईपीएफओ के ऊपर आपने रखा है, तो हम उसी पे बोलना चाहेंगे कि पहले 2014 के पहले अगर हम जाएं तो 6,500 रुपए इसमें जो पेंशन जो वेतन भोगी होते थे विद डीए उनको उसमें रखा गया था और 2014 के बाद उन लोगों को 15,000 वालों को भी इसमें रख लिया गया जिनका मूल वेतन प्लस डीए इसमें मर्ज होता है और 15,000 तक का जिनका वेतन वो लोग उठाते हैं और उनको रखा गया है। लेकिन कितना वर्ष हो गया? 2014 से आज 12 वर्ष हो गए। 12 वर्ष के बाद न तो उसकी लिमिट बढ़ाई गई, न ही इसमें कोई इजाफा हुआ। यानी 1,000 रुपए अगर पेंशन मिनिमम मिलती है तो 1,000 ही मिलेगी, जबकि जितना भी सेक्टर है सभी लोगों को आपने देखा होगा कि डीए के साथ कहीं ना कहीं इजाफा जरूर होता है। चाहे आउटसोर्सिंग का व्यक्ति है, चाहे मानदेय का व्यक्ति सरकार ने रखे हैं, उनके भी कुछ ना कुछ वर्षों में कुछ ना कुछ बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर फिक्स करके कहीं ना कहीं ऐसा शो किया गया है कि भाई जैसे उनको कोई आवश्यकता ही नहीं है, उनके लिए महंगाई ही नहीं बढ़ रही है। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है उन लोगों का कि 12 वर्षों बाद भी 1,000 को फिक्स करके रखा गया है। तो हम समझते हैं कि एक तो ये होना चाहिए कि इसको डीए के साथ मर्ज करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको वो डीए मिलना चाहिए जो सबको मिलेगा, लेकिन कुछ ना कुछ डीए से बढ़ाना चाहिए, जिससे कि अगर महंगाई बढ़ती है, सरकार महंगाई रोके, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं, रोके तो उसके बाद देना ही नहीं पड़ेगा किसी को, हमको भी नहीं देना पड़ेगा, सरकारी कर्मचारियों को, शिक्षकों को, किसी को नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो सरकार अगर महंगाई नहीं रोक पाती है और महंगाई बढ़ती है तो उसका इजाफा अगर उनके लिए होता है, विधायकों के लिए होता है, सांसदों के लिए होता है, सभी सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों के लिए होता है, तो निश्चित रूप से वहां पर उनके लिए भी होना चाहिए और 1,000 की सीमा को 12 वर्ष तक फ्रीज नहीं किया जाना चाहिए। एक तो बिंदु ये है। दूसरा, 15,000 पे लिमिट जब इन्होंने रखी थी तो उसके बाद भी 12 वर्ष हो गया। निश्चित रूप से इसको 15 की जगह 30 वर्ष होना चाहिए। 30 वर्ष मिनिमम वेतन हो जाता है तमाम जगह पे, और उस पे करेंगे, अगर ये करेंगे तो निश्चित रूप से काफी लोग इसकी लिमिट में आ जाएंगे, क्योंकि ऊपर वाले इसकी लिमिट में नहीं आते। आप ये देखिए कि आते हैं तो निश्चित रूप से वो किसी लिमिट में नहीं आएंगे और उनको कोई पेंशन का भुगतान नहीं होगा। तो ये सारे लोग जो है उनको पेंशन की लिमिट में आना चाहिए और उसी फार्मूला इनके यहाँ डिजाइंड है, उस फार्मूले के आधार पर इनका होना चाहिए। और ये भी देखा जा रहा है, आप देखिए सेक्टर में क्या होता है कि ईपीएफओ कहीं भी कटता नहीं है। जब कुछ दिनों कटा, उसने सर्विस की, उसके बाद दूसरी जगह चला गया प्राइवेट सेक्टर में, जरूरी नहीं कि आप वहीं रहें, वहां जाके खाते को ट्रांसफर करेंगे, उसके बाद बहुत दिनों का ब्रेक हो जाता है और आपके यहाँ मिनिमम 10 साल का है, 10 साल होने पर ही उसको पेंशन मिलेगी। तो ये जो इसमें ड्रॉबैक है, और 3 साल के बाद मिलेगी, जब आप रिटायर हो जाएंगे या 58 साल के हो जाएंगे, उसके 3 वर्ष तक आप फ्रीज रहेगा और फ्रीज होने के बाद ही आपको उसको पेंशन मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका सुधार इसमें जरूरी है और इस लिमिट को बढ़ाया जाना चाहिए, और अगर बढ़ाएंगे तभी लोगों का इसमें फायदा होगा। दूसरी बात, एक बात और हम कहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, हरिकिशोर जी, मैं वापस आती हूँ आपके पास, बहुत सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं वापस आ रही हूँ प्लीज आपके पास, बहुत सारे मेहमान इंतजार कर रहे हैं। विनोद मल्होत्रा जी, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन मनीष मल्होत्रा जी के पास होते हुए। मनीष जी, इनकम टैक्स स्लैब में क्या बदलाव होने की संभावना इस वक्त नजर आ रही है आपको? मैं आपको सच बताऊं तो मुझे इस साल कोई संभावना नजर नहीं आती। लास्ट ईयर आपको याद होगा, थोड़ा सा पीछे लेकर चलता हूं, कि जब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 लाख तक छूट हो जानी चाहिए, वो छूट 12 लाख कर दी गई। हाल फिलहाल में खबर देख रहा था कि पुरानी स्कीम और नई स्कीम, इसमें बड़ी कंफ्यूजन है, इसका क्या किया जाए। और इस साल शायद उम्मीद है कि जो गैप आ गया था न्यू स्कीम और ओल्ड स्कीम में, उसे कम किया जाएगा।
ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से कोशिश हो सकती है, और टारगेट जो है लॉन्ग टर्म में वो न्यू स्कीम में लाने का ही है। शॉर्ट जो पुरानी स्कीम है उसको हटाना चाहती है सरकार। इसका उद्देश्य पिछले बजट में ही साफ हो गया था। लगभग 90% जो हमारे एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं सैलरीड, वो इस टैक्स दायरे से बाहर हो चुके हैं ऑलरेडी लास्ट ईयर। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई राहत मिलने वाली है। उम्मीद करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए। पहली बात मैं कहता हूँ, जो अभी लेबर्स की बात चल रही थी, राजनीतिक टिप्पणी मैं बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, लेबर लॉज जो हमारे हैं उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। 15,000 की लिमिट है, लेकिन वास्तविक सैलरी जो है वो 50,000 60,000 से ज़्यादा है बेसिक सैलरी कई जगह पर वो भी जो एम्प्लॉयज़ का डिडक्शन हो रहा है वो 15,000 की लिमिट के हिसाब से हो रहा है। क्या उसमें स्ट्रिक्टनेस की ज़रूरत है? ये बर्डन क्यों लगने लग गया है कि पीएफ कटना चाहिए? ये एक ज़रूरत है, इसको लिमिट बढ़ाना मैं इसके हक में हूँ। दूसरी बात, पीएफ जब हम कट रहा है, हम इसको डिडक्शन हो रहा है, कितने छोटे कर्मचारी हैं जिनके 2-2 3-3 महीने के पीएफ जब वो नौकरी छोड़ते हैं वो वापस मिलते हैं। हमारे साथ यहाँ पे अध्यक्ष साहब हैं, कई और लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो पैनल में जो मुद्दों को उठाते हैं। क्या जो नौकरी छोड़ता है, एक सिक्योरिटी गार्ड जो होता है, एक जो लो लेवल का कर्मचारी है, उसको पीएफ मिल पाता है? लेबर लॉज कितने स्ट्रॉन्ग है? हमारी यूनियन से मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि इस पे ध्यान दिया जाए। पीएफ बढ़ना तो बात की बात है, क्योंकि विडम्बना ये है ना, प्राइवेट सेक्टर कहता है कि सरकारी में सैलरी ज़्यादा मिलती है और सरकारी सेक्टर कह रहा है कि हमें सैलरी कम मिल रही है। तो उस गैप को भी तो कम करना है, वर्किंग आवर्स को डिसाइड करना होगा, लेबर लॉस को देखना होगा। सरकार कोशिश कर रही है, मैं ऐसा मान रहा हूँ, आवाज़ आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर पहुँचेगी और इस दिशा में कोई कदम ज़रूर उठाया जाएगा। हाँ, टैक्स की बात है, टैक्स पे छूट की उम्मीद कोशिश कर रही है, लेकिन टैक्स में कोई छूट मिलने की इस बार गुंजाइश, स्लैब में कोई बदलाव की गुंजाइश इसलिए नहीं क्योंकि पिछली बार उम्मीद से बहुत ज्यादा कर दिया गया था। एक उम्मीद की जा सकती है, मैं रोकना चाहूंगा, एक उम्मीद की जा सकती है जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, या जो शेयर मार्केट की हम बात करते हैं, जहां से रुझान लोगों का कम होता जा रहा है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने जरूर उसमें पैसा लगाया है, लेकिन फिर भी रुझान कम हो रहा है फॉरेन इन्वेस्टर्स का, जिसकी साफ साफ वजह है डॉलर की वैल्यू बढ़ना, डॉलर का बढ़ना और रुपए का डेफिसिट होना। उसकी वजह से वो बाहर निकल रहे हैं। हमें क्या ऐसे कदम उठाने चाहिए कि इन्वेस्टर जो है वो देश में आए? हम इन्वेस्ट इन इंडिया की बात करते थे, उस दिशा में कदम उठाने की जरूरत है, ताकि डोमेस्टिक हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े और जो बाहर से आने वाले हमारे मेहमान हैं उनका भी कॉन्फिडेंस बढ़े। करेंसी का जो वैल्यू है हिंदुस्तान की, वो इकोनॉमी के आगे बढ़ने के साथ गिरना अच्छे संकेत तो नहीं है विनोद फोगला जी? हेलो जी जी, हाँ, मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया मैम, क्या रिपीट कर पाएंगे आप? मैं विनोद जी, मैं ये बोल रही हूँ कि करेंसी की जो वैल्यू डाउन हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में, वो इकोनॉमी की ग्रोथ से ऑपोजिट है, मतलब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। देखिए मैम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। किसी भी करेंसी का गिरना या गिरावट आना देश का कमजोर होना या बढ़ना संकेत नहीं देता है मैम। एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए रुपए का गिरना जरूरी है। आप हिस्टोरिकली देखेंगे 1991 से तो रुपया हर साल करीबन 4-5% का गिरावट आया ही है। किसी भी साल को आप उठा करके देख लीजिए तो वो डेप्रिसिएशन रुपए के अंदर हुआ ही हुआ है। तो रुपए का गिरना इसलिए भी कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट रख रही है क्योंकि उसको फ्री फ्लोट छोड़ा हुआ है गवर्नमेंट ने कि एक्सपोर्ट को सपोर्ट मिले, राइट? क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में बैलेंस बनाने के लिए रुपए गए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे मेरे पैनलिस्ट ने भी कहा और सीए साहब ने, मनीष मल्होत्रा जी ने भी कहा कि टैक्स रेट में कोई बदलाव होने की गुंजाइश है नहीं, बट छोटे छोटे माइनर चेंजेस हो सकते हैं। वो जैसे ईपीएफओ की भी अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि यूपीआई लिमिट से पैसा निकालने का एक सुविधा दे दें, क्योंकि लिक्विडिटी सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में। अगर आप 2023-24 के आंकड़े देखेंगे तो ईपीएफओ के जितने भी ईपीएफ सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने जो डेथ का या रिडम्पशन का यानी पैसा निकालने का जो क्लेम किया, उसमें से 25% क्लेम रिजेक्ट हो गए। आप यूं समझिए कि अगर मान लीजिए किसी ने 100 लोगों ने पैसा निकालने के लिए, चाहे वो डेथ की वजह से या मैच्योरिटी की वजह से पैसा निकालने की रिक्वेस्ट दी, तो 25 लोगों को पैसा नहीं मिला क्योंकि डॉक्यूमेंट में इनकंसिस्टेंसी थी। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को, जो बाकी लोगों ने बोला वो तो है ही, बट एक पहलू मैं और उसमें ऐड करना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट्स में कंसिस्टेंसी लाए और लाइफ इजी करे, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अपना बहुत 100+ का नंबर है। अगर 150-200 देशों की कंट्रीज में रैंक देखें तो 150 के आसपास, 140 के आसपास की अपनी रैंक है।
तो आम आदमी की लाइफ में कैसे सुधार किया जा सकता है, उसकी लाइफस्टाइल को कैसे अपग्रेड किया जा सकता है, इसके लिए उसको इजी करना बहुत जरूरी है। तो उसमें एक सुधार ये हो सकता है कि यूपीआई लिमिट से, यूपीआई से पैसा निकाला जा सके, राइट, वन थिंग। सेकेंड चीज क्या हो सकती है कि एक अगर मान लीजिए ईपीएफ और एनपीएस या सुपर एन्युएशन के थ्रू 7.5 लाख रुपए से टोटल कंट्रीब्यूशन होता है ईयरली, तो वो टैक्सेबल हो जाता है एम्प्लॉयर का भी मिला करके। तो वहां पर शायद उस 7.5 लाख की लिमिट को रिविजिट करने की जरूरत है, क्योंकि 7.5 लाख रुपए का ईयरली कंट्रीब्यूशन बहुत सारे लोगों को जिनको एक डिसेंट इनकम है उनका हो जाता है। तीसरी चीज, अगर 15,000 से मान लीजिए 25,000 या 30,000 की लिमिट करती है, तो आज कोई भी 20,000 40,000 कमाने वाला जो पिरामिड के बॉटम में है, जो कि एक मिडिल क्लास है, यानी माँ बाबूजी के लिए दवाई लेके आ रहा है, घर ईएमआई पे चल रहा है, बच्चों की एजुकेशन बड़ा स्ट्रगल करके चला रहा है, तो उस आदमी के लिए बहुत ही वल्नरेबल है कि वो पेंशन का पार्ट हटाया जाए, राइट। तो मुझे ये इस तरीके के लग रहे हैं कि ये छोटे छोटे बदलाव करके और कम जो है बजट के अंदर एक बड़ा मैसेज देना गवर्नमेंट चाहेगी। मिलाकर मैसेज का बजट होगा ये, लेकिन क्योंकि कोई आसपास अभी चुनाव नहीं है, क्योंकि आपकी इकोनॉमी, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो हमारे आम आदमी के लिहाज से जानना जरूरी है। आम आदमी को एक लगता है कि देखिए डॉलर के मुकाबले रुपया कितना गिर रहा है, मतलब हमारी इकोनॉमी का क्या हो रहा है। तो एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए जरूरी है, और आपने कहा लंबे समय से ऐसा हो रहा है। अमरनाथ यादव जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? अमरनाथ यादव जी, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। टीम प्लीज एक बार फिर से उनको कनेक्ट करें। हिमांशु, सवाल ये है विजय कुमार बंधु जी कि आपकी बातों में बड़ी निराशा है। आपको बजट से पहले बहुत सारी बैठकें होती हैं, वित्त मंत्री की तरफ से ली जाती हैं, आपके प्रतिनिधि मंडलों को भी बुलाया गया होगा, उसमें कुछ बातचीत हुई, कुछ आप लोगों का रिप्रेजेंटेशन जिन लोगों ने किया, क्या कुछ संकेत मिल रहे हैं कि सरकार की तरफ से एक्सपेक्टेशन, गुंजाइश जो आप लोगों को एक आपकी एक्सपेक्टेशन है, दूसरी तरफ सरकार की गुंजाइश है, दोनों में बड़ा फर्क होता है। और यही वजह है कि हर बार बजट के बाद अच्छे अच्छे रिएक्शन आते हैं, लेकिन डिस्कशन में जब आम आदमी की चर्चा में होता है तो कहते हैं महंगाई देखो कितनी बढ़ गई है। महंगाई के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी सत्ता में आए और महंगाई को ही नहीं रोक पाए। बिल्कुल, बहुत फैक्ट बात आपने कहा मैम कि महंगाई के मुद्दे पर महंगाई नहीं रोक पाए, और इससे आम आदमी का जीवन दूभर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इतने ट्रिलियन इकोनॉमी, लेकिन आम आदमी इस हिंदुस्तान का वो निश्चित रूप से बहुत पीड़ा में है, बहुत तकलीफ में है। उसका बजट गड़बड़ हो गया है, उसको रोजगार के साधन नहीं। दो तरह की मार चल रही है। एक तो रोजगार का जो अभी आंकड़े आप देख रहे हैं, रोजगार सृजन नहीं हो पा रहा है। दूसरा, महंगाई की मार पड़ी हुई है। तो ऐसे हालात में हम और सरकार नुमाइंदगी जिसको बुलाती है, मैं बता दूं आपको दुर्भाग्य से जो पक्षकार रहेंगे सरकार में हाँ हाँ मिलाने वाले उन्हें बुलाया जाता है, जो सच बात कहने वाले हैं उनको बुलाया भी नहीं जाता है। सरकार का ये पहलू है, जबकि हम सब चाहते हैं कि चीजें सही मायने से रखी जाए, उससे जो है कम से कम सरकार के सामने वो दृश्य जाए। लेकिन सरकार अपनी मनमर्जी से अपने जो उनके पसंद के लोग रहते हैं उनको, अब जैसे एनपीएस की बात करूं, कुछ लोग एनपीएस की तारीफ कर रहे थे, कुछ लोग यूपीएस की तरफदारी कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट क्या निकला? 96% लोगों ने मना कर दिया। इसका मतलब आम जो कर्मचारी है वो यूपीएस नहीं चाहता है ना, वो यूपीएस नहीं चाहता है। ये तो प्रमाणित हो गया ना। और जब प्रमाणित हो गया तो फिर उस पर अभी कमेटी बना दी गई। किस बात के लिए? अब एनपीएस में कमेटी बनेगी। और एक मजेदार बात बता दें, जो कमेटी के मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, वो सब ओपीएस के हकदार हैं, वो सब ओपीएस लेंगे और कमेटी एनपीएस की तरफदारी के लिए बताई जाएगी। मतलब गजब कहानी, जब बात चल रही है। हाँ, इंटरेस्टिंग है। दो चेहरों के लिए समाज भी बदनाम है, सरकारें भी बदनाम है, संगठन भी बदनाम है। संगठनों के भी दो चेहरे होते हैं, उसका फायदा उठा रहे हैं सरकार। हरि किशोर तिवारी जी, जी, डिबेट चल रही है।
आप करिए हेलो हरि किशोर तिवारी जी कहिए। जी। देखिए, अभी विजय बंधु जी कह रहे थे कि ओपीएस की बात कर रहे हैं जो लोग पेंशन में हैं, पुरानी पेंशन में हैं। अरे भाई, आप भी तो पुरानी पेंशन में हो, ऐसे आरोप मत लगाया करो। कम से कम टीवी चैनल बैठ के भ्रमित मत किया करो किसी को भी भाई। जो लोग सरकार से बात करने की स्थिति में हैं, जो बड़े-बड़े संगठन भारतवर्ष में हैं, जैसे शिवपाल मिश्रा जी का नाम सुना होगा आपने, राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी हैं रेलवे के। हमने तो इन कहा ही लोगों नहीं को बात, मौका आप तो अपने से कह रहे हैं। इन लोगों को मौका मिलता है वहां बात करने के लिए, वो कमेटी में है और लोग जाते हैं, उनको हमारे नुमाइंदे हैं, हम उन पर विश्वास करते हैं। और सरकार से जो लाना पड़ता है तार्किक आधार पर लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमने चांद तारे मांगे और सरकार ने हमें दे दिए। हम आंदोलन कितना ताकतवर कर पाते हैं, उसके बाद तार्किक आधार क्या होता है, वहां सारे आईएएस बैठते हैं, उन आईएएसओ के सामने बैठकर, कमेटी के सामने बैठकर आपको मनवाना होता है। और उसके लिए हमारे नेता, बड़े-बड़े नेता सफिशिएंट रहते हैं, जिनको आमंत्रण दिया जाता है, जो कमेटी कौन कर रहा था? और वही लोग आता है। यूपीएस की तरफदारी कौन कर रहा था? 50 साल यूपीएस की तरफदारी कौन कर रहा है? 50 साल का इतिहास है। यूपीएस की तरफदारी कौन कर रहा है सर? 50 साल का। अरे बोलिए नहीं आप, अभी बोलिए नहीं आप। नहीं, आपने गलत बोला इसलिए बता रहा हूँ सर। आप गलत बोल रहे हैं सर, इसलिए बता रहा हूँ सर। आप ओपीएस ले रहे हैं ना? मैंने ओपीएस की बात नहीं किया ना। नहीं, लड़के लिया हूँ सर, इसमें कौन सी बात बैठे हुए हैं? ये क्यों आपने लगाया आरोप? क्यों आरोप लगाया? नहीं, हमने कहा ही नहीं, ये नहीं कहना, हमने नहीं कहा, हमने कहा ही नहीं। चलिए ठीक है, नहीं कहा नहीं, आपने पता नहीं क्या सुना। चलिए ठीक है, हमने कहा नहीं आपने। चलिए ठीक है, नहीं कहा। चलिए ठीक है, नहीं कहा। तो इसका मतलब ये नहीं है, जो लोग हमारे नुमाइंदे हैं, बड़े-बड़े लीडर्स हैं हमारे, वो लोग उसमें बैठते हैं, उनको बुलाया जाता है और वो लोग मैक्सिमम लेके आते हैं वहां से। जो भी अभी 8वें वेतन आयोग की लड़ाई आई, हमारे शिवपाल मिश्रा जी की देन है कि वो 8वां वेतन आयोग भारतवर्ष में लागू हुआ और उसमें कमेटियां बनी हुई हैं, उसमें लोग काम कर रहे हैं। किसी की देन भारतवर्ष में नहीं है जो उसको लेके आता, जो वहां जाके लड़ाई करता है, वहां जाके तार्किक आधार पर काम करता है। तो जितना हो सकता है उतना हमारे लीडरान जो है, बड़े-बड़े लीडरान हैं, तार्किक आधार पर बैठते हैं और लेकर आते हैं। चांद तारे मांगने से बैठकर वो कुछ नहीं मिल सकता है कि चांद तारे हम सड़क पे खड़े होकर मांगे और वहां तक हमारी बात ना पहुंचे कि हम लोग बैठकर तार्किक आधार पर बात कर सके। हर चीज का सलूशन मेज पर बैठकर होता है। जो हम समझते हैं जितना ले पाते हैं वो लोग लेते हैं और उनमें किया जाता नहीं होता तो आंदोलन करके लेना का प्रयास करते हैं। अभी जब हम लोग आंदोलन करते हैं तो रेलवे तक बंद करने की धमकी और कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। हम लोग इनकम टैक्स से लेके सारे विभागों को, स्टेट गवर्नमेंट के सारे विभाग जिसमें आरटीओ शामिल होता है, कोषागार शामिल होता है, सचिवालय शामिल होता है, उन सब में प्रयास करते हैं कि सब लोग एक साथ बंद करें। विडंबना यह है कि वो एक साथ बंद नहीं हो पाता है और वहीं प्रेशर कम हो जाता है। अगर अलग अलग लड़ाइयां होती है तो निश्चित रूप से कहीं नुकसान होता है, सरकार को उसमें मजा आता है। तो इसमें अगर हम लोग लड़ेंगे ठीक से एक बार और अपनी तार्किक बात सही प्लेटफॉर्म पर कहेंगे तो जो निश्चित रूप से निकल सकता है उस कमेटियों में, जो कमेटियां बनती हैं उसमें लेने का प्रयास किया जाएगा। अभी जैसे बात आ रही थी इनकम टैक्स की, मैं समझता हूं कि अभी जो एक भाई हमारे बोल रहे थे कि इनकम टैक्स में हम लोग 10 लाख मांग रहे थे, ये बात सही है कि हम लोग 10 लाख की लिमिट मांग रहे थे। पिछली बार 12 लाख हम लोगों को दे दिया गया, तो उसका लाभ सबको मिला हम लोगों को। और जो श्रेणी में थे मैक्सिमम, जो हमारा 90% जो स्टाफ है, 90 कर्मचारी शिक्षक है, उसको लगभग इजाफा हुआ और उसको फायदा हुआ उसमें। तो उसमें तो लिमिट मुझे नहीं लगता बढ़ेगी। बात इसकी है कि ये जो हमारा 8वां वेतन आयोग है ये समय से लागू हो जाए। पेंशन के मुद्दे पर जो लड़ाइयां चल रही हैं उसको हमारा जो भी संशोधन उसमें होने हैं वो ठीक से संशोधन हो जाए। लास्ट पेटान का 50% उन्होंने दिया, डीए भी उसमें दिया और कुछ समस्याएं रह गई हैं उसको उन्हें देना चाहिए। तो ये सारी लड़ाइयां हैं, मेज पर हम लोग लड़ रहे हैं और लेने का प्रयास कर रहे हैं, आगे भी लेते रहेंगे। जब तक संगठन है तब तक लड़ाइयां जारी रहेंगी। धन्यवाद जी। विजय कुमार बंधु जी, हमारे यहाँ कार्यक्रम में हमेशा ध्यान रखा जाता है कि बीच में नहीं बोलते हैं। अब आप अपनी बात कहिए, उससे ना आपकी बात सुनी जाती है ना दूसरे पैनलिस्ट की। ऑडियो ऑन करिए विजय जी, ऑडियो ऑन करिए। विजय कुमार बंधु जी, आपका ऑडियो ऑफ है। मैंने कहा कि हमने ओपीएस लेने वालों की बात ही नहीं की। पहली बात तो हमने कहा उसको करेक्ट कर दें, बस इतने के लिए सर से हमने बात रिक्वेस्ट किया। दूसरी बात है यूपीएस की तरफदारी कौन किया है इसको पूरा देश जानता है। इसमें हमको ना सफाई देना है और ना हमें कोई इसमें आपस में बात करना है, लेकिन गलत चीज का वो करे तो इसलिए हमने कहा सर को करेक्ट कर दूं, बस और कोई बात नहीं थी। जी जी, मुद्दा ये है कि इस बार बजट में सरकार क्या कुछ ऐसा करे कि बजट का इंतजार कर रहे लोगों को थोड़ी राहत मिले। मनीष मल्होत्रा जी, इनकम टैक्स की बात आपने की, वहां पर कोई बहुत ज्यादा जो है स्लैब में कोई बहुत राहत की संभावनाएं नहीं दिखती हैं, लेकिन स्टेक होल्डर्स से बहुत सारी चर्चाओं के बीच क्या कुछ
संकेत आपको मिल रहे हैं इस बजट में, जो एक्स फैक्टर या जो इफेक्टिव लोगों को फायदे आपको नजर आए, वो क्या कुछ हो सकता है वित्त मंत्री के पिटारे से? ऑडियो ऑन करिए विजय जी, मनीष जी। बिजनेसेस की बात करूं मैं, मुझे लगता है कि ऑडिट पे थोड़ी सी राहत देने की उम्मीद है, क्योंकि ऐसा सर्कुलर एक हमने देखा था एमसीए का, ऑडिट हटाना चाहती है सरकार छोटे व्यापारियों के ऊपर से। कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ऐसा लगता है कि उस पर कुछ ना कुछ बात की जाएगी, या तो उसकी दर बढ़ाई जाएगी, 2 करोड़ की जगह उसको बढ़ाया जाएगा, ताकि छोटे व्यापारी उससे बच सकें। टैक्सेस की अगर हम बात करें, टैक्सेस बिल्कुल हमारा जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं उस पर 30% टैक्स स्लैब अभी भी चल रहा है। कॉर्पोरेट में 22% तक हम आ गए हैं। उसमें अंतर क्यों है? एलएलपी पे हम जाते हैं तो टैक्सेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। या तो हम साफ कहें कि हम एनकरेज कर रहे हैं कंपनीज को, हम एलएलपी को एनकरेज नहीं कर रहे, लेकिन अगर एलएलपी को एनकरेज करना है तो उसको भी टैक्स स्लैब में इक्विवेलेंट लाना होगा। यहाँ पे टैक्स की एक उम्मीद की जा सकती है। दूसरा भी मैं सुन रहा था कि हमारी जो पेइंग कैपेसिटी है वो कम हुई है, रिटर्न्स, लेकिन हम देखिए हम लोग खुद भी कितने जागरूक हैं। मैं मान रहा हूँ कि देश के काफ़ी लोग रिटर्न भर रहे हैं, और अभी एक स्टैट्स मेरे सामने है, लगभग 8 करोड़ रिटर्न, 8-9 करोड़ के करीब रिटर्न फाइल हुई हैं, जिसमें से 99% रिटर्न प्रोसेस भी हो चुकी हैं। 13 करोड़ हम इस देश में सिर्फ और सिर्फ टैक्स पेयर हैं, यूजर्स हैं, जो इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज तो हम सारे टैक्स दे ही रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से। तो जो हमारा प्रोग्रेसिव टैक्स जिसे हम कहते हैं, जो जिसकी ज़्यादा इनकम है वो ज़्यादा टैक्स दे, वो रियायत अगर मांगेगा तो बर्डन तो नेचुरल है कि गरीब आदमी पे जाएगा, जो इनडायरेक्ट टैक्स के माध्यम से कंजम्पशन कर रहा है, जो कोई भी एक बिस्किट का पैकेट भी ले रहा है तो उसको टैक्स देना है। अगर मुख्य धारा पे एक जेन्युइन टैक्स पेयर आ जाएगा तो उस पर इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन कम हो जाएगा। बाकी एलोकेशन की मैं बात करूं, इस बार जो एलोकेशन मुझे दिख रहा है, लग रहा है कि रक्षा पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। हर पिछली बार कम हुआ था, इस बार थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। गोल्ड को लेकर चिंता है गवर्नमेंट के पास भी, इसीलिए सिल्वर पे लोन उन्होंने किया। दूसरा, गोल्ड को हेज नहीं किया गया था जब गोल्ड बॉन्ड्स लाए थे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। उसके माध्यम से ही एक लोन के डेट को कम करने की कोशिश की थी कि बाहर से ना मंगवाया जाए ज़्यादा लोन, लेकिन वो बर्डन गवर्नमेंट को ही पड़ रहा है, और इनडायरेक्ट रूप से उसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो एक टैक्स पेयर पे पड़ेगा। तो गोल्ड की कीमत कम करने की कोशिश होगी गवर्नमेंट की इस बजट से, मुझे ऐसा लगता है। जी, गोल्ड चिंता का विषय क्यों है? एक बात तो ये जो है वो लेमैन के हिसाब से, आम आदमी के जहन में ये समझ में आया, क्योंकि आम आदमी की चिंता गोल्ड की बढ़ती कीमतें बहुत ज्यादा है, क्योंकि दरअसल गोल्ड हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऐसे में इस चिंता को जो जनता दरअसल आम आदमी की जितनी बढ़ी हुई है, उस चिंता को कम करने का प्रयास इस बजट में होगा। मनीष जी की बात से विनोद जी ये समझ में आ रहा है? देखिए मैम, ऐसा है कि गोल्ड जो है वो इंटरनेशनल लिंक्ड है, गोल्ड है, सिल्वर है, तो केवल डोमेस्टिक फैक्टर से गोल्ड का प्राइस तय होगा ये कहना मुश्किल है। गोल्ड के लिए लास्ट बजट के अंदर भी जब जो जीएसटी कम किया था, तो आपको याद होगा कि जुलाई 2024 में 5-6 हजार रुपए सोना सस्ता हुआ था। तो बहुत ज्यादा उम्मीद इस बात की नहीं की जानी चाहिए, बट इंश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को कि स्टोरियों के हाथ की वजह से ऐसा ना हो कि एक ही दिन में चांदी 20,000 बढ़ जाए और 20,000, क्योंकि अब ये सोना चांदी जो है, खास करके सिल्वर की बात करूं मैं, तो सिल्वर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो नहीं है, क्योंकि अभी केवल प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स के लिए स्कोप बचा है। गोल्ड में भी ऐसा है मैम कि आजकल गवर्नमेंट ने 9 कैरेट सोना भी निकाला है, शायद वो उसी का सब्स्टिट्यूट कि कोई अगर मिडिल क्लास है जो 18, 20 कैरेट, 22 कैरेट या 24 कैरेट नहीं खरीद पाता, उसके लिए 9 कैरेट है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात मैं जरूर आपको यहाँ कहना चाहूंगा, कोई भी इन्वेस्टर जो आज गोल्ड या सिल्वर में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि डायमंड के पिछले 22 सालों के रिटर्न 0% के हैं, क्योंकि लैब ग्रोन जो मार्केट है डायमंड का, उसने डायमंड के मार्केट को खत्म कर दिया। तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कोई लैब ग्रोन गोल्ड भी आ जाए जो लैब के अंदर बनता हो, बनते। तो बहुत ज्यादा उस असेट्स क्लास की तरफ बाइस्ड नहीं होना चाहिए। एलोकेशन सब जगह करना चाहिए आपकी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से, फाइनेंशियल गोल के हिसाब से, बट ऐसा ना हो कि आपका 100 रुपए का पोर्टफोलियो और 100 का 100 आपने गोल्ड में लगा दिया या सिल्वर में लगा दिया। दूसरा, सिल्वर को लेकर के एक बात यह है कि 2011-12 में करीबन 70-75 हजार रुपए सिल्वर का भाव था, और उससे लेके 2022 तक वो भाव वापस 70-75 हजार का भाव ही नहीं आया, मतलब 11 साल।
तो किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए, आम आदमी के लिए 11 साल तक नुकसान में बने रहना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 11 साल में तो सारे फाइनेंशियल गोल, बच्चे की एजुकेशन, बच्चे की मैरिज, कोई मेडिकल कंडीशन, कोई डिजीज, ये सब चीजें आ जाएगी। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूं कि बजट से जो एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूं, तो बजट से मेरे हिसाब से 3-4 एक्सपेक्टेशन मुझे लग रही है, जो कि माइनर है, वो हो सकती है। एक ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे अभी 1.25 लाख रुपए तक फ्री है ईयरली, उससे ऊपर 12.5% टैक्स लगता है। तो कोई भी रिटेल इन्वेस्टर जो म्यूचुअल फंड में डायरेक्ट इक्विटी में करता है इन्वेस्टमेंट, उसको हर साल 1.25 लाख रुपए का कैपिटल प्रॉफिट बुक करके वापस री इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसको तकनीकी भाषा में कैपिटल हार्वेस्टिंग बोलते हैं। तो ये जो है, इसको लॉन्ग टर्म एक साथ कर देना चाहिए सरकार को, ताकि बाजार में स्टेबिलिटी आए, बार बार ट्रांजेक्शन ना हो। और एक सीए का काम भी एक, क्योंकि हर आदमी तो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर नहीं है, हर आदमी तो सीए नहीं है, तो लाइफ भी आसान होगी, क्योंकि कैपिटल गेन स्टेटमेंट सीए को नहीं देने पड़ेंगे। सीए साहब मेरी इस बात से शायद सहमत होंगे कि अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टर अगर 10 साल रहता है, तो उसके लिए एक साथ ही 12.5 लाख रुपए आपने फ्री कर दिए, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग को बढ़ावा मिलेगा, राइट? एक पॉइंट। दूसरी चीज क्या है कि अगर म्यूचुअल फंड की एक स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं, तो भी कैपिटल गेन जनरेट हो जाता है। जबकि वही चीज इंश्योरेंस में, यूलिप में करते हैं तो नहीं होता है। जबकि दोनों प्लान के अंदर, दोनों चीजों के अंदर यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। दोनों अगर इक्वल टर्म्स पे होंगे, तो इन्वेस्टर को समझने को, एंड यूजर को समझने में, जो भी उसके स्टेक होल्डर है उनको समझने में आसानी होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात में, जैसे इंश्योरेंस के इंडिया के अंदर करीबन 400-450 लोगों की हर रोज डेथ होती है इंडिया के अंदर। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, एक्सीडेंट के अंदर इतनी डेथ होती है, उसमें 18 से 70 साल तक का कोई भी आदमी 20 रुपया दे करके, मात्र 20 रुपया साल का दे करके, बैंक के अंदर या कोई पोस्ट ऑफिस में जाकर के 2 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल बीमा करवा सकता है। इस प्लान की अवेयरनेस करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी 20 रुपया तो दे ही सकता है। और इस प्लान की जो लिमिट है ना, उसको बढ़ाना चाहिए, 2 लाख से बढ़ा के कम से कम 10 लाख रुपए की जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर आम आदमी को राहत देने वाला ये बजट, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन एक महिला के रूप में अपने आप में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं बजट पेश करने के, देश के वित्त मंत्री के रूप में। इस बार वो कितना और नया मुकाम हासिल कर पाती है, कितनी जनता को राहत दे पाती है, कितना आम आदमी को ये बजट जो है वो कहीं एक जो है वो संकेत से ज्यादा आगे बढ़ पाता है, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्योंकि अब कोई चुनाव नहीं है, तो ये लोक कल्याणकारी बजट भी डेफिनेटली नहीं हो सकता है। तो ग्राउंड रियलिटीज के साथ बजट में कितना कुछ निर्मला सीतारमन के पिटारे से निकल कर आता है, संकेत जो अभी तक जितनी बातचीत हमने की है उसको अगर ध्यान से देखा जाए, तो इंडस्ट्री के लिए इस बार का बजट थोड़ी राहत वाला होगा, सर्विस सेक्टर को भी थोड़े फायदे दिए जाएंगे, लेकिन इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बहुत ज्यादा बदलाव की उम्मीद ना की जाए। पेंशन जो ईपीएफओ पेंशन के से जुड़े हुए बड़ी संख्या में जो लोग हैं, उनको भी लगता है कि इस बार इस बजट से राहत मिलेगी और उनकी पेंशन बढ़ेगी। अभी तक की जो बातचीत से समझ में आ रहा है, कितना बढ़ पाएगी, कितना गुना बढ़ेगी, ये अभी कहा नहीं जा सकता। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ और चर्चाएं हम बजट को लेकर विशेषज्ञों के साथ आपके साथ साझा करेंगे। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।